हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स हैपन टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 द सेल्फिश जायंट का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक है, उसे क्लिक करें और उस वीडियो को जरूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। पार्ट 1 की वीडियो में हमने देखा था कि जो जायंट है वो सेल्फिश था। उसने अपने गार्डन के अराउंड एक बड़ी सी दीवार बना ली थी ताकि जो भी बच्चे वो अंदर आके खेल ना सकें। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो विंटर था उसके गार्डन से कभी नहीं गया एंड स्प्रिंग नेवर केम। उसके गार्डन में स्प्रिंग कभी नहीं आई। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ पार्ट 1 हमने देखा कि उसको रियलाइज होता है कि उसके गार्डन में स्प्रिंग आ गई है क्योंकि उसे चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स. The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly. The little boy soon disappeared only to return much later. So इसका मतलब पार्ट 2 में जो बच्चे हैं वो वापस उसके गार्डन में आ जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो भी पेड़ है वो अपने आप को बर्ड्स और फ्लावर्स से कवर कर लेते हैं एंड जायंट बहुत खुश होता है इस सीन को देख के कि उसके जितने भी बच्चे हैं जिनको वो फ्रेंड्स बोल रहा है वो वापस आ गए हैं। ही इज डिलाइटेड, बहुत खुश है एंड स्पेशली वो एक छोटे से बच्चे से प्यार करने लगता है। ही लव्स दिस लिटिल बॉय वेरी डियरली एंड वी डोंट नो हु इज दैट लिटिल बॉय। हमें पता नहीं छोटा बच्चा कौन है जिससे उसको इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया है। बट वो बच्चा वापस डिसअपियर भी हो जाता है एंड ही रिटर्न्स मच लेटर। वो बाद में वापस आता है, पहले डिसअपियर हो जाता है वो बच्चा एंड देन वापस काफी टाइम के बाद वो आता है। सो लेट्स सी, काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट है पार्ट 2 का। ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल. The children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently. So जैसे ही उसने अपनी खिड़की खोली, उसने बहुत ही एक अद्भुत वंडरफुल साइट देखी। वंडरफुल यानी अद्भुत। उसकी दीवार में एक छोटा सा छेद कर लिया था बच्चों ने, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये जो छोटा सा एक छेद कर लिया था बच्चों ने एंड उस छेद से वो अंदर आके गार्डन में खेल रहे थे एंड ही सॉ कि जितने भी बच्चे थे वो ट्री के ब्रांचेस में देख ऐसे बैठे हुए हैं इस तरह से एंड हर ट्री में एक छोटा बच्चा है। हर एक ट्री में उसने देखा कि एक छोटा बच्चा है एंड सारे ट्री में ऐसे इस तरह से फूल खिलाए हैं हर जगह। और वो फूल क्यों खिलाए? क्योंकि जो जितने भी पेड़ थे वो बहुत ज्यादा खुश थे। दे वर ग्लैड, ग्लैड यानी हैप्पी, हैप्पी या प्लीज्ड। सो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि जो भी बच्चे वापस आ गए। तो इस खुशी से वो क्या हुआ, वो ब्लॉसम करने लगे, उनके ऊपर फूल आ गए एंड वो अपने आर्म्स वेव कर रहे थे। वो धीरे धीरे वो जेंटली हिला रहे थे अपने आर्म्स बिकॉज दे वर हैप्पी. They were waving their arms gently above children's heads. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only in one corner, it was still winter. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all round it, crying bitterly. The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. So जितने भी पेड़ थे वो अपने ब्रांचेस बच्चों के सर के ऊपर हिला रहे थे एज इफ उनको सहरा रहे हैं। जो भी पक्षियां थी वो इधर उधर उड़ रही थी एंड दे वर ट्विटरिंग विद डिलाइट. ट्विटर मतलब चहकना होता है. सो ट्विटरिंग यानी वो चहक रही थी. सो ट्विटर करना मतलब हुआ चहकना. सो दे वर ट्विटरिंग विद डिलाइट, वो चहक रही थी. और जितने भी फूल थे वो खिलाए थे और ग्रीन ग्रास से वो ऊपर देख रहे थे. तो ग्रास में बहुत सारे फूल खिलाए थे और वो ऊपर देख के कैसे हंस रहे थे. तो सब खुश थे. बहुत ही लवली सीन था, बहुत ही एक प्यारा सीन था वहां पे. बस एक कॉर्नर में अभी भी सर्दी थी. इट वॉज स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर. बहुत ही दूर का वो एक कोना था जहाँ पे सर्दी थी. इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर. फार्देस्ट आने सबसे दूर एक कोना था गार्डन का जहाँ पे एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था. एंड वो इतना छोटा था कि वो जो है जिस पेड़ के बाजू में खड़ा था उसके ब्रांचेस के ऊपर पहुंच नहीं पा रहा था. वो उसके चारों ओर घूम रहा था. ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट. उसके चारों ओर घूम रहा था. क्राइंग बिटरली. बिटरली यानी बहुत जोर जोर से रोना. सो यहाँ पे मतलब हो जाएगा लाउडली. सो ही वॉज क्राइंग बिटरली, बहुत तेज तेज रो रहा था क्योंकि वो चढ़ नहीं पा रहा था. जो
ट्री था वो भी फ्रॉस्ट से कवर था, फ्रॉस्ट और स्नो से ढका हुआ था। उसके ऊपर नॉर्थ विंड अभी भी ब्लो कर रही थी, वहां से गई नहीं थी उस पेड़ के पास से, और उसके ऊपर अभी भी गरज रही थी। वो जो पेड़ है वो बोल रहा था कि क्लाइंब अप, मेरे ऊपर चढ़ जाओ छोटे लड़के। और उसने अपने ब्रांचेस को भी बेंड किया, बट बच्चा इतना ज़्यादा छोटा था कि वो फिर भी चढ़ नहीं पाया। वो ट्री जितना नीचे कर सकता था उतना कोशिश किया उसने, ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, जितना नीचे हो सके उसने किया, बट जो बच्चा था वो बहुत ही छोटा था, इसलिए वो चढ़ नहीं पा रहा था। ये सीन आपके टेक्स्ट बुक में इस पिक्चर में दिया है। अगर आप देखें, इस लेफ्ट साइड में एक पेड़ है, इसमें अभी भी फ्रॉस्ट है, एंड ये बच्चा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है पर वो चढ़ नहीं पा रहा है। सो इफ यू सी, हर जगह स्प्रिंग आ गई है, लेकिन उसी पेड़ के पास जहाँ पे वो बच्चा चढ़ नहीं पा रहा है, उस ट्री पे, वहां पे विंटर है। नाउ इसका मतलब ये है कि एक सिंबोलिज्म का यूज किया राइटर ने। जहां पे भी स्प्रिंग है वहां पे देखिए खुश है सारे बच्चे, देयर इज हैप्पीनेस, एंड जहां पे दुखी है बच्चा वहां पे विंटर है। सो विंटर को एज अ सॉरो, एज अ अनहैप्पीनेस डिनोट किया गया है। सो इस सिंबोलिज्म का यूज करके इस पर्टिकुलर स्टोरी में उसने एलिमेंट डाला है राइटर ने, कि क्योंकि वो बच्चा वहां पे खुश नहीं है इसलिए वहां पे अभी भी विंटर है। सो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज बच्चे आ गए तो स्प्रिंग आ गई है, बच्चे आके बहुत ज्यादा खुश हैं इसलिए स्प्रिंग आई है उस गार्डन में। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, now I know why the spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. इस सीन को देख के जायंट को रियलाइज हुआ, उसका दिल पिघल गया, हिज हार्ट मेल्टेड, उसका दिल पिघल गया, एंड उसको समझ में आ गया कि वो कितना ज़्यादा सेल्फिश था। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश था, कितना स्वार्थी था। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आई थी अभी तक। मैं क्या करूँगा, उस बेचारे छोटे बच्चे को उठा के उस ट्री के ऊपर रख दूंगा, एंड मैं फिर क्या करूँगा, मेरे गार्डन के चारों जो भी मैंने वॉल खड़ी की थी, आई विल नॉक इट डाउन। नॉक डाउन यानी उसे तोड़ देना, नॉक डाउन यहाँ मतलब हो जाएगा ब्रेक डाउन। एंड माई गार्डन शेल बी चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, और मेरा गार्डन जो है हमेशा के लिए बच्चों का प्ले ग्राउंड बन जाएगा। उसे बहुत ज़्यादा पछतावा था, ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, उसे बहुत ज़्यादा पछतावा था उसने जो भी किया था। सो ही crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. ये देख के जो जायंट था वो नीचे गया, ही crept downstairs, नीचे चला गया, वो अपना फ्रंट डोर खोला बहुत ही आराम से। सो बहुत धीरे धीरे क्रेप्ट यानी बहुत ही धीरे धीरे नीचे गया, और बहुत ही आराम से उसने अपना फ्रंट डोर खोला और वो गार्डन में चला गया। बट जैसे ही बच्चों ने उसे देखा, वो इतना ज़्यादा डर गए थे, दे वर सो फ्राइटेड, इतना ज़्यादा डर गए थे कि सब भाग गए। और जैसे ही बच्चे भागे, गार्डन में वापस क्या आ गया, विंटर आ गई, वापस सर्दी का माहौल हो गया, क्योंकि बच्चे चले गए वहाँ से। बस वो जो एक छोटा बच्चा था जो उस कॉर्नर पे था, जो चढ़ नहीं पा रहा था पेड़ के ऊपर, वो भागा नहीं, क्योंकि उसके आंखों में इतने ज्यादा आंसू भरे थे कि वो जायंट को देख नहीं पाया। उसे बहुत धुंधला दिख रहा होगा, तो जायंट को देख नहीं पाया कि जायंट आ रहा था। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, स्टोल अप मतलब चुपचाप से पीछे से आ गया, ताकि वो बच्चा उसको देख ना पाए, चुपचाप से छुप छुपा के वो अचानक से पीछे से आ गया। इसका मतलब होता है स्टोल अप। सो अगर आप बोलेंगे आई स्टील अप बिहाइंड समवन, इसका मतलब चुपचाप से छुप छुप के किसी के पीछे जल्दी से आ जाते, अचानक से आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्टोल अप करना। और जायंट ने फिर उसे एकदम आराम से, बहुत ही जेंटली, बहुत ही आराम से उसे अपने हाथों में उठाया और उसने ट्री के ऊपर उसको रख दिया। The tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his 2 arms and flung them around the giant's neck and kissed him. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running. जैसे ही जायंट ने उस बच्चे को पेड़ पे बिठाया, वो जो पेड़ है ब्लॉसम करने लगा, मतलब वहां से जितने भी फ्रॉस्ट और स्नो थे वो गायब हो गई, वहां पे स्प्रिंग आ गया, एंड सारी पक्षियां वापस आ गई और गाने लग गई उसके ऊपर। फिर उस छोटे बच्चे ने एज अ थैंक यू क्या किया, अपने दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेच किए, फैलाए, और जायंट को एक हग दिया। ही फ्लंग देम अराउंड जायंट्स नेक, मतलब अपने हाथों को जो है उस जायंट के गर्दन के चारों ओर ऐसे पकड़ लिया उसे, मतलब उसे एक हग दिया, एंड ही किस्ड हिम, और उसे एक छोटी सी किस दी। एंड दी अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ, और जब दूसरे बच्चों ने देखा कि जो जायंट है अभी विकेट नहीं रहा, विकेट का मतलब होता है दुष्ट, तो जब उन्होंने ये सीन देखा तो समझ गया कि जो जायंट है वो अब विकेट नहीं है, दुष्ट नहीं है,
तो वो जो है वापस अंदर आने लगे दौड़ के। They came running back, and with them came the spring. "It is your garden now, little children," said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जैसे ही बच्चे वापस अंदर दौड़ के आए, उन बच्चों के साथ स्प्रिंग भी वापस आ गई गार्डन में। एंड जायंट ने उन बच्चों को क्या बोला कि अब ये तुम्हारा गार्डन है, इट इज योर गार्डन नाउ, छोटे बच्चों। और फिर क्या किया उसने, एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और उसने दीवार को तोड़ दिया। एंड उन्होंने दीवार को तोड़ दिया। और जब भी लोग वहां से मार्केट के लिए गुजरते थे उसके गार्डन के पास से 12 बजे, तो क्या देखते थे कि जायंट भी बच्चों के साथ खेल रहा है। अब वो जायंट भी बच्चों के साथ खेलने लग गया। इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और वो गार्डन उन लोगों को सबसे ज्यादा सुंदर गार्डन लगता था। All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. So पूरा दिन वहां पे वो खेलते थे और शाम को वो जायंट के पास आके उसे बाय बोल के चले जाते थे। Bid him goodbye यानी बाय बोल के चले जाना। But where is your little companion? He said. The boy I put into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him. We don't know, answered the children. He has gone away. You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant. But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. तो जब बच्चे शाम को बाय बोलने उसके पास आए तो जायंट पूछता है, वो तुम्हारा जो छोटा दोस्त था वो किधर गया? वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन? वो तुम्हारा साथी, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, तो यहाँ मतलब हो गया उसका दोस्त। जो तुम्हारा छोटा साथी था वो किधर गया, जिस बच्चे को मैंने पेड़ पे चढ़ाया था। जो जायंट उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था बिकॉज उस बच्चे ने उसको किस किया था। तो बच्चे बोलते हैं हमें पता नहीं, वो चला गया। तो जायंट उसको बोलता है अच्छा तुम उसको बोल देना कि कल वो जरूर से आए यहाँ पर। बट बच्चों ने क्या बोला कि हमें पता नहीं वो कहाँ रहता है और आज से पहले उन्होंने कभी उसे देखा नहीं था। एंड ये सुन के जायंट को बहुत ज्यादा दुख हुआ। ही फेल्ट वेरी सैड। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. और हर दोपहर जब स्कूल खत्म हो जाती थी बच्चे आते थे जायंट के साथ खेलते थे, बट वो जो छोटा बच्चा था जिसको जायंट बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो कभी नहीं आया। He was never seen again, वो कभी नहीं देखा गया। The giant was very kind to all the children. जो जायंट था सारे बच्चों के प्रति बहुत ही दयालु था, बट फिर भी वो अपने छोटे दोस्त का बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा था। Longed for his little friend. Longed for मतलब हो गया yearn. Yearn एक वर्ड होता है and it also means to desire greatly. अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा विश करते हो कि मुझे मिल जाए या कोई आ जाए तो उसका मतलब आई एम लॉन्गिंग फॉर समथिंग या समवन। एंड हमेशा वो उसकी बातें भी करता था, तो वो उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसका मन था उसे मिलने का। एंड उसके बारे में वो बातें भी करता रहता था। एंड क्या बोल रहा है वो, हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, कितना पसंद करूँगा मैं उसको देखने के लिए। He used to say. Years went by and the giant grew very old and feeble. He could not play about anymore. So he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. So बहुत साल गुजर गए, years went by. Giant बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं आप, और feeble हो गया। feeble यानी वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। अब क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गया, बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था, तो क्या करता था कि बच्चों को खेलते हुए देखता था कुर्सी में बैठ के। आर्म चेयर कुर्सी होती है जिसमें इस तरह से आर्म अपना हाथ रखने के लिए एक सपोर्ट होता है, उसको आर्म चेयर बोलते हैं। सो अपने बड़े से आर्म चेयर में बैठ के वो बच्चों को गेम्स खेलते हुए देखता था और अपने गार्डन को एडमायर करता था, प्रशंसा करते रहता था अपने गार्डन की। एडमायर करना यानी प्रशंसा करना। और प्रशंसा करते हुए क्या बोल रहा है कि मेरे पास बहुत सारे सुंदर फूल हैं, बट जो चिल्ड्रन है वो सबसे सुंदर फूल है। द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। ये एक मेटाफर है। इफ़ यू रिमेंबर हमने एक सिमिली देखा था पिछले पार्ट में जिसमें लिखा हुआ था ब्रेथ वॉज लाइक आइस। सो दैट वॉज अ सिमिली एंड दिस इज अ मेटाफॉर। ये एक मेटाफॉर है। द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मतलब उसने बच्चों को क्या बोल दिया, फ्लावर्स बोल दिया, ब्यूटीफुल फ्लावर्स बोल दिया। सो वेन एवर यू यूज दिस, आपने 100 टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि जब भी आप
इस तरह से मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं, देन व्हाट यू डू इज यू ट्रांसफर द क्वालिटी ऑफ वन थिंग टू द अदर। आप एक चीज से क्वालिटी लेके दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। मतलब यहाँ पे फ्लावर्स की क्वालिटी जो है यहाँ पे चिल्ड्रन के ऊपर वो डाल रहा है। तो क्या क्वालिटी होती है फ्लावर्स की जो यहाँ पे रेलेवेंट है? सो फ्लावर्स कैसे होते हैं? बहुत ही लाइवली होते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स आर वेरी लाइवली, ब्राइट कलर्स के होते हैं, बहुत ही ऐसे जान ला देते हैं कहीं भी आप लगा दो तो। एंड बहुत ही इनोसेंट होते हैं, इनोसेंट होते हैं, फ्रजाइल बोल दो आप, क्योंकि अगर आप फ्लावर्स को देखोगे सो बहुत ही सुंदर से इनोसेंट से लगते हैं, बट फ्रजाइल भी होते हैं। आप अगर उन पे थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हो तो जल्दी क्रश हो जाते हैं। सो जो भी फ्लावर्स हैं वो इनोसेंट होते हैं, फ्रजाइल होते हैं, लाइवली होते हैं, इसलिए उसने चिल्ड्रन को फ्लावर्स के साथ कंपेयर किया। एंड क्या बोल रहा है कि दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep, and the flowers were resting. Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked and looked. It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were golden, and silver fruit hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. Downstairs ran the giant in great joy, and out into the garden he hastened across the grass and came near to the child. And when he came quite close, his face grew red with anger, and he said, "Who hath dared to wound thee?" For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. So सर्दी की एक मॉर्निंग थी, अब सर्दी आ गई है, तो विंटर मॉर्निंग में वो अपने खिड़की से बाहर देख रहा था, वो अपने कपड़े बदल रहा था एज ही वॉज ड्रेसिंग, उस खिड़की से बाहर देख रहा था। और वो अब विंटर को नापसंद नहीं करता, ही डज नॉट हेट द विंटर। क्यों? अब उसे ऐसा लगता है विंटर क्या है, विंटर के टाइम जो स्प्रिंग है वो सोती रहती है, फ्लावर्स भी रेस्ट करते रहते हैं, तो ये रेस्टिंग टाइम है उनका। सो विंटर भी इंपॉर्टेंट है, सो वो हेट नहीं करता था विंटर को। और अचानक से उसने आश्चर्य से क्या देखा बाहर, उसने अपने आंखें ऐसे मली, क्योंकि आश्चर्यचकित था वो, आश्चर्य से उसने बाहर देखता रहा और उसने क्या देखा? बहुत ही मार्वलस साइट। इट सर्टनली वॉज अ मार्वलस साइट। मार्वलस यानी अगेन इसका मतलब होता है अमेजिंग, एंड अमेजिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है वंडरफुल या अद्भुत। सो बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा उसने? कि वही जो फार्देस्ट कॉर्नर था, वही जो सबसे दूर एक कोना था गार्डन का, इवन तो वहां पे विंटर था, उस कोने में वो ट्री के ऊपर बहुत ही प्यारे व्हाइट ब्लॉसम्स थे, मतलब बहुत ही प्यारे सफेद फूल खिले हुए थे, और उसकी ब्रांचेस गोल्डन रंग की थी, और उससे फ्रूट्स जो है लगे हुए थे, दे हंग डाउन फ्रॉम देम, मतलब फ्रूट्स लटके हुए थे, सिल्वर रंग के फ्रूट्स लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट, उसके नीचे एक छोटा लड़का खड़ा था जिसको वो प्यार करता था। सो वही छोटा लड़का जिसको उसने पेड़ के ऊपर चढ़ाया था, वही लड़का वहां पे नीचे खड़ा हुआ था, और ये देख के उसे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि इतने सालों से वो उसका इंतजार कर रहा था। फिर एकदम से वो नीचे भागा। डाउनस्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय, बहुत ही खुश हो गया वो, एंड नीचे भागा और गार्डन में चला गया। ही हैस्टेंड अक्रॉस द डोर, हैस्टेंड यानी बहुत ही फुर्ती से ग्रास के पार, मतलब घास के उस पार गया और बच्चे के पास पहुंच गया। केम नियर टू द चाइल्ड, एंड जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसका चेहरा कैसा हो गया? लाल हो गया गुस्से से। क्यों लाल हो गया? क्योंकि उसने उस बच्चे के हाथ में 2 कील के निशान देखे, उसके पाम्स में, मतलब उसके हथेलियों पे कील के निशान देखे, और उसके पैरों में भी 2 कील के निशान देखे। और ये देख के उसे गुस्सा आ गया। उसने पूछा, हु हैथ डेयर्ड टू वुंड दी? सो ये थोड़ी ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है। हु हैथ का मतलब होता है हैज या हैव। सो हु हैज डेयर्ड टू वुंड दी का मतलब होता है यू। सो हु हैज डेयर्ड टू वुंड यू, किसने जरूरत की तुम्हें चोट पहुंचाने की? हु हैज डेयर्ड टू वुंड यू? टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम। सो मुझे जल्दी से बताओ किसने किया है ये, और मैं अपनी बड़ी तलवार निकाल के उसे मार दूंगा। स्ले मतलब किल। Nay, answered the child, but these are the wounds of love. Who art thou? Said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. And the child smiled on the giant and said to him, You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise. And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. ने का मतलब होता है नो, अगेन ओल्ड इंग्लिश है। सो उस बच्चे ने क्या बोला? नहीं, आप किसी को नहीं मारो, नहीं, ये जो वुंड है, जो आपको घाव दिख रहे हैं, ये प्यार की निशानी है। तो फिर पूछता है तुम कौन हो? जायंट उससे पूछता है तुम हो कौन? हु आर्ट दो, आर्ट यानी हो गया आर, दाओ यानी हो गया यू।
दी, दाओ, ये सब ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स है जिसका मतलब होता है यू. सो हु आर यू, कौन हो तुम. एंड अ स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम. ऑ जब आप यूज करते हो, जो आप वर्ड यूज करते हो ऑसम, उसमें ऑ वर्ड होता है. ऑ का मतलब होता है फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट विथ वंडर. सो अगर आप किसी चीज को रिस्पेक्ट से और वंडर दोनों के साथ देखते हो तो उसको फीलिंग ऑफ ऑ बोलते हो. फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर. सो उस बच्चे के लिए उसको रिस्पेक्ट भी आ रहा था और बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहा था कि ये क्या बोल रहा है, ये कौन है, ये अब जानना चाह रहा था. और वो घुटने टेक लिया उस बच्चे के सामने. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट. और वो बच्चा क्या मुस्कुराने लगा जायंट को देख के और उसे बोलता है, आपने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने दिया था, आज मैं आपको अपने गार्डन में ले जाने आया हूँ, जो कि एक स्वर्ग है, विच इज अ पैराडाइज. पैराडाइज है ना स्वर्ग, स्वर्ग या जन्नत जो भी आप बोले. एंड वेन द चिल्ड्रन रन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड. और जब बच्चे दोपहर में जैसे वो रोज आते थे आए तो उन्होंने क्या देखा, जो जायंट है वो उस ट्री के नीचे मरा हुआ पड़ा है. ही इज लाइंग डेड अनदर ट्री. और उसके ऊपर वाइट फ्लावर्स जो हैं कवर करके रखी हुई हैं, जैसा आपके टेक्स्ट बुक के पिक्चर में दिया हुआ है. इस तरह से वो नीचे ऐसे ट्री के नीचे पड़ा है, उसके ऊपर सारे वाइट फ्लावर्स जो हैं. सो ये सीन ऐसा है एज इफ कि उसका फ्यूनरल हो गया. जनरली आप देखोगे वेस्ट में जब भी कोई मरता है एंड उन्हें बैरी कराने लेके जाया जाता है तो उनको कॉफिन में रखते हैं एंड देन सब वाइट फ्लावर्स जो हैं लेके आते हैं श्रद्धांजलि के रूप में. तो इस तरह से एज इफ उसे श्रद्धांजलि मिल गई एंड वहां पे वो इस तरह से पड़ा हुआ था. सो वहां उसकी एक तरह से ग्रेव बन गई. नाउ द क्वेश्चन इज कि वो बच्चा था कौन. इसका आंसर इनडायरेक्टली आपको दे दिया गया है एंड आई थिंक जायंट को भी समझ में आ गया. ये जो घाव थे बच्चे के हाथ में और पैर में, जो खीले की निशानियां थी, ये जीसस क्राइस्ट के हाथों और पैरों में होती है. अगर आप कभी चर्च गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उनको एक क्रॉस के ऊपर लटकाया हुआ होता है जिसमें उनके दोनों हाथों में खीले होती है, उनके दोनों पैरों में खीले होती हैं. सो ये जो छोटा बच्चा है ही इज क्राइस्ट. इट सीम्स कि वो जो बच्चा है वो जीसस क्राइस्ट ही खुद है एंड वो जो है अब उसे स्वर्ग लेके जा रहे हैं. मतलब उसके मरने का समय आ गया है एंड जीसस खुद उस जायंट को लेने आए हैं. इट सीम्स कि इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे हो सकता है, इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस कि जीसस क्राइस्ट के भी हाथ और पैर में ऐसे वुंड होते हैं नेल्स के, और यहाँ पे भी वही सेम रेफरेंस है. एंड ये जो ऑथर है ऑस्कर वाइल्ड जिन्होंने ये लिखा है स्टोरी, वो ऐसे बहुत सारे बाइबल के रेफरेंसेस देते रहते थे अपनी स्टोरी में. सो ये कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट का रेफरेंस इस पर्टिकुलर स्टोरी में दिया है. एंड वो भगवान जो है जीसस क्राइस्ट वो बच्चे के रूप में आके जायंट को स्वर्ग लेके चले जाते हैं. एंड एज आई सेड इस स्टोरी को ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है. एंड बिफोर वी गो टू क्वेश्चंस, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. ऑस्कर वाइल्ड 1854 में जन्मे थे एंड 1900 में उनकी डेथ हो गई थी. सो ही वॉज ओनली 46 ईयर्स ओल्ड जब वो मरे. And he was active in the 19th century. So 1854 से 1900. So he was active in 19th century. He was one of the very famous playwright, one of the most popular playwrights in London. जो प्लेज, जो थिएटर में प्लेज होते हैं उनकी स्क्रिप्ट लिखने वाले उनको प्लेराइट्स बोलते हैं. सो एंड ही वॉज ऑल्सो अ पोएट. ही वॉज एन आयरिश पोएट. और ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है सेल्फिश जायंट, ये पब्लिश हुई थी 1888. सो यू इमेजिन कितनी पुरानी स्टोरी है ये. एंड इट वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ 5 स्टोरीज. ये 5 स्टोरी का एक कलेक्शन था जिसका नाम था द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स. एंड उसमें से एक स्टोरी जो थी ये सेल्फिश जायंट की थी. आई रिकमेंड कि अगर आपका कभी मन करे तो ये हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स जरूर पढ़ें. ये बच्चों की स्टोरीज हैं एंड आपको बहुत पसंद आएगी. सो चलिए लेट्स डू द कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1, द जायंट सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट. व्हाट डिड ही सी? सो जायंट ने बहुत ही एक अद्भुत दृश्य देखा. क्या था वो? द जायंट सॉ दैट द चिल्ड्रन हैड एंटर्ड हिज गार्डन थ्रू अ स्मॉल होल इन द वॉल एंड वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज एंड प्लेइंग इन हिज गार्डन. द बर्ड्स हैड रिटर्न्ड एंड वर सिंगिंग एंड द फ्लावर्स आल्सो ब्लॉसम्ड. तो जायंट ने देखा कि जो बच्चे हैं वो एक स्मॉल होल से उसके गार्डन में घुस आए हैं और सारे ट्रीज के ब्रांचेस में बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं उसके गार्डन में. चिड़िया वापस आ गई हैं, वो गा रही हैं. एंड फ्लावर्स हैव ऑल्सो ब्लॉसम. जो फूल है वो भी खिल गए हैं. पार्ट 2, व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट? एंड ये सीन को देख के उसे क्या रियलाइज हुआ? उसे ये रियलाइज हुआ कि कितना सेल्फिश था वो. एंड अब उसे ये भी रियलाइज हो गया कि क्योंकि वो बच्चों को जो बाहर रखा था और वो स्प्रिंग इसलिए अंदर नहीं आ रही थी उसके गार्डन में. सो ही रियलाइज दैट ही हैड बीन सेल्फिश इन कीपिंग द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम देयर प्लेग्राउंड. उनके प्लेग्राउंड से उसे दूर रखा. एंड उनका प्लेग्राउंड क्या था? उसका गार्डन, हिज गार्डन. जैसे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि वी मीन दैट उनका जो प्लेग्राउंड है वो उसका गार्डन है. एंड इट वाज द रीजन
स्प्रिंग डिड नॉट कम टू हिज गार्डन, एंड यही रीजन था स्प्रिंग जो है उसके गार्डन में नहीं आई थी। क्वेश्चन 2, वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन? सो एक कॉर्नर में स्टिल विंटर क्यों था? सो मैंने आपको जैसे समझाया था कि वहाँ पे एक बच्चा रो रहा था, दुखी का माहौल था, इसलिए वहाँ पे स्टिल विंटर था। सो इट वॉज स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन बिकॉज देयर वॉज अ स्मॉल चाइल्ड हु वॉज सैड बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू क्लाइंब अप अ ट्री। वो एक पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहा इसलिए सैड था, इसलिए वहाँ पे विंटर थी। सो दिस सैडनेस और विंटर का एक कॉरिलेशन है। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जायंट। सो जो फर्स्ट मीटिंग थी लिटिल बॉय छोटे बच्चे और जायंट की, उसको आपको डिस्क्राइब करना अपने वर्ड्स में। सो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, द जायंट फर्स्ट सॉ द लिटिल बॉय क्राइंग अंडर द फ्रोजन ट्री बिकॉज ही वॉज टू टाइनी टू क्लाइंब अप अ ट्री। द जायंट स्नीक्ड अप बिहाइंड हिम एंड लिफ्टेड हिम अप and kept him on a tree branch. The little boy gave the giant a hug and kissed him. So giant ने सबसे पहले छोटे लड़के को कहाँ देखा था? एक frozen tree के नीचे रोते हुए देखा। क्यों रो रहा था? Because he was not able to climb up a tree as he was too tiny. क्योंकि वो बहुत छोटा था, वो ट्री पे नहीं चढ़ पा रहा था। And the giant sneaked up. Sneaked up का मतलब जैसे stole up वर्ड था वैसे ही मतलब हो गया sneaked up. So sneaked up का मतलब हो गया छुप के, चुपचाप से किसी के पीछे चले जाना। दैट इज अनदर वर्ड फॉर स्टोल अप। वो स्नीकअप किया उसने उसके पीछे, फिर उसे उठाया। यहाँ पे आप वर्ड यूज कर सकते हो जेंटली, जैसे कि आपकी बुक में यूज किया था। सो ही लिफ्टेड हिम अप जेंटली एंड केप्ट हिम ऑन द ट्री ब्रांच, और ट्री ब्रांच के ऊपर उसे रख दिया। फिर उस बच्चे ने क्या किया था? उसे एक हग दिया, उसे किस किया। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द सेकेंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल। सो अब पहली बार का मीटिंग ऐसा था, फिर बहुत सालों के बाद जब वो मिला वापस उस बच्चे से, तो उस मीटिंग को आपको डिस्क्राइब करना है। सो जायंट मेट द लिटिल बॉय अगेन आफ्टर मेनी ईयर्स व्हेन ही ग्रू ओल्ड। ही वाज वेरी हैप्पी टू फाइंड हिम अगेन इन हिज गार्डन। ही नोटिस्ड दैट हिज हैंड्स एंड लेग्स वर वुंडेड बाय नेल्स. He became angry on seeing his wounds and told him that he would kill anyone who did it to him. The little boy replied that they were wounds of love. The giant kneeled down in awe and asked whom he was. Little boy replied that he has come to take the giant to his garden, that is paradise, because the giant once allowed the little boy to play in his garden. So giant उस छोटे बच्चे से बहुत सालों बाद मिला, met him again after many years, जब वो बूढ़ा हो गया था। When he grew old, he was very happy, बहुत खुश हुआ उसे वापस अपने गार्डन में देख के, to find him again in his garden. He noticed that his hands and legs were wounded by nails. उसने नोटिस किया कि उसके जो हाथ और पाँव थे वो खीले से जख्मी थे। He was wounded by nails. He became angry, वो गुस्सा गया उसे देख के, on seeing the wounds, and told him that he would kill anyone who did it to him. उसने क्या बोला कि मैं जिसने भी किया है तुम्हारे साथ ये, मैं उसको मार दूंगा। Little boy replied that they were wounds of love. And little boy ने क्या रिप्लाई किया कि ये जो है प्यार के घाव है, प्यार की निशानी है ये। The giant kneeled down in awe. और giant जो है नीचे झुका, kneel down किया उसने उस बच्चे के सामने in awe, and उससे पूछा कि वो कौन है वो। Little boy replied he has come to take the giant to his garden. Little boy ने क्या रिप्लाई किया कि वो जो है giant को अपने गार्डन ले जाने आया है, जो कि पैराडाइज है, बिकॉज giant ने उसे एक बार अपने गार्डन में खेलने के लिए अलाउ किया था। Question 5. The giant lay dead, all covered with white blossoms. What does this sentence indicate about the once selfish giant? So एंड स्टोरी के एंड में जायंट जो है मरा हुआ होता है एंड वाइट ब्लॉसम से कवर्ड होता है। ये सेंटेंस क्या इंडिकेट करता है जायंट के बारे में? सो जायंट lay dead, all covered with white blossoms. It indicates that giant is blessed with a peaceful eternal life in heaven after his death as a reward for his changed behavior. He is no longer selfish. White is often used as a symbol of peace and tranquility, so it means the giant finally found peace after meeting the little boy. So इस सेंटेंस का क्या मतलब है, क्या इंडिकेशन है इस सेंटेंस का? कि उसे ब्लेसिंग मिली है एक पीसफुल इटर्नल लाइफ की हेवन में, स्वर्ग में हमेशा के लिए एक पीसफुल लाइफ की ब्लेसिंग मिली उसे अपने डेथ के बाद। एंड वो क्या था? एज अ रिवॉर्ड था, वो उसके लिए एक इनाम था। क्यों? क्योंकि उसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया था। सो खुद भगवान ने उसे जो है उस बच्चे के रूप में आके उसे एक गिफ्ट दिया था। एंड अब वो सेल्फिश नहीं रहा, ही इज नो लॉन्गर सेल्फिश, अब वो स्वार्थी नहीं रहा। एंड हम ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वाइट जो कलर है वो एज अ सिंबल यूज किया जाता है पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए। ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी शांति से होता है, काम हो गया या पीस हो गया। सो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी से जनरली हम एसोसिएट करते हैं वाइट जो है उस पर्टिकुलर कलर को। तो इसका मतलब क्या है कि जायंट को फाइनली पीस मिल गई, शांति मिल गई उस बच्चे से मिलने के बाद। क्योंकि आपको याद होगा कि जवानी से लेके बुढ़ापे तक वो सिर्फ बच्चे का इंतजार कर रहा था जिससे वो मिला था। एंड कहीं ना कहीं उसके अंदर वो लॉन्गिंग थी, उस बच्चे का वेट कर रहा था, तो उसे शांति नहीं थी, मन में वो शांति नहीं थी। वो खुश था क्योंकि उसने जो गार्डन है बच्चों को दे दिया,
बट फिर भी ये मन में उसके बात हमेशा से थी, सालों से, कि मुझे उस बच्चे से मिलना है। एंड फाइनली जब वो बच्चा मिला तो उसे एक शांति पहुंची उसे। सो इसलिए व्हाइट कलर का यहाँ पे यूज किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है आओ पढ़े, जो आपके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।